पाकिस्तान एक सांप है कि अगर एक हिंदू को भी मुसलमान कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए तो उसके लिए जन्नत। ये आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, सलमान खान एक कट्टर जिहादी है। सैफ अली खान एक नंबर का स्लीपर सेल है पाकिस्तान का। तो शाइनी घोष ने शिव भगवान के सर पर करके क्या किया था? रिस्पेक्ट दिया था। तो जब शर्मिस्ता अरेस्ट हो रही है तो इनको कब अरेस्ट किया जा रहा है? कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सीमा गुलाम हैदर का एक भी टिप्पणी नहीं आया है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रवक्ता दिखाई दिए। ये तो हिजड़ा है बिलावल भुट्टो। आपने उसका नाच देखा है? आपने उसका डांस देखा है? पाकिस्तान इस समय बिलख रहा है, पाकिस्तान इस समय रो रहा है, उसके जार जार आंसू बह रहे हैं, पोंछने वाला कोई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भी पाकिस्तान की जो हेकड़ी थी वो किस तरीके से निकलती जा रही है, इस बात का एहसास उसको हो रहा है। भारत के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है, सोए हुए सिंह को जगाने का अंजाम क्या हो सकता है, इस समय पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो महसूस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस समय गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं परिचय आपको नहीं दूंगा, वो अपने आप में ही एक परिचय है। सेंसेशन है सोशल मीडिया में, चैनल्स पर और पाकिस्तान के चैनल्स में भी ये बैठती रही हैं, वहां की बखियां उधेड़ती रही हैं। नाजिया इलाही खान इनका नाम है। अंग्रेजी में कहावत आपने सुनी होगी, फैक्ट्स रूल्स ओवर द वर्बोसिटी। ये इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम इनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये अपने आप में ही क्या विस्फोटक हैं और किस तरीके से मुद्दों की बातें करती हैं, आप इनके मुंह से इनकी जुबानी आज सुनेंगे। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय इस समय पूरा देश बोल रहा है और जो शौर्य, जो पराक्रम हिंदुस्तान ने देखा और हिंदुस्तान ने जो एहसास कराया पाकिस्तानियों को, पूरे विश्व को, इसकी गूंज इस समय विश्व पटल पर गूंज रही है। यहां पर जो है पाकिस्तान के साथ जो हश्र होना चाहिए था वो हश्र पाकिस्तान का अब होना शुरू हुआ है। नाजिया जी, भारत ने जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले किए हैं, बड़े बड़े कदम उठाए हैं, और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, जो सिंधु जल संधि जो थी उसे जिस तरीके से स्थगित किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान के कई प्रांत जो है इस समय सूखे की मार झेल रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उनको जो है अब ह्यूमन राइट्स याद आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे हंसी आती है जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है। मुझे हंसी आती है जब पाकिस्तान इंसानियत की बात करने की कोशिश करता है। पहले पाकिस्तानियों को, ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों को और ये जज्बे वाली कौम वालों को ये समझना पड़ेगा कि क्या वो इंसान हैं, क्योंकि हमें तो वो दूर से ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, हमें तो वो दूर से सिर्फ काटने और छीलने और अश्लीलता का नंगा नाच करने वाले कठपुतलियां दिखते हैं। हमें तो वो दूर से क्रूर मुगल और क्रूर औरंगजेब की नाजायज औलाद दिखते हैं। हमें तो पाकिस्तानी लोग इंसान दिखते नहीं हैं। रोड पर भी आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनके रिएक्शंस लेते हैं तो वो कहता है कि इस्लाम उनको सिखाता है हिंदुओं को, काफिरों को काटना, ज्यूस को काटना, यहूदियों को काटना। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान इंसानियत की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो ह्यूमन राइट्स की कौन सी परिभाषा में अपने मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर काटने और छीलने की बात की जाती है? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के जितने भी सबसेक्शंस हैं और क्लॉज हैं वो पूरे विश्व के मैंने पढ़े हुए हैं। मैंने एक्सट्रेडिशन के केसेस देखे हैं दूसरे देश में जाकर के, वहां भी ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को समझता है। वो सिर्फ अपना ना वो गिरगिट वाला रंग अभी सफेद करके दिखा रहा है कि देखो देखो मैं बहुत शरीफ हूं। पाकिस्तान एक सांप है, डस लेता है, खाल पहन लेता है, बिल में घुस जाता है और कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो काटा ही नहीं,
हम तो नहीं है इसमें। तो पाकिस्तान को जो ना समझा वो सबसे बड़ा बेवकूफ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बना ही था नफरत के लिए, जो इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने के लिए, नफरत करने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए, अश्लीलता करने के लिए बना था। तो मुझे नहीं लगता है कि इन ज़ॉम्बीज को और ये शैतानों को, ये बेहुदे और बच्चलन आवारा पाकिस्तानियों को इंसानियत के बारे में पता है। ये सिर्फ इमोशनल एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएन इनकी बात में आ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट इनकी बात में आ जाएगा। और खास करके सिंधु नदी के मामले में ये इंसानियत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सनातन धर्म में इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा गया है। सनातन धर्म के श्रीमद् भगवत गीता में आप जितने भी अध्याय पढ़ते हैं, जितने भी श्लोक पढ़ते हैं, उसमें इंसानियत को सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा जूम किया गया है। इसलिए वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाथ जोड़ करके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से कह रही हूं कि प्लीज प्लीज आप उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। और सिंधु जल नदी वाला जो समझौता था उसको बिल्कुल भी दोबारा ओपन मत कीजिएगा। बिल्कुल है, और यहां पर ही बहुत आवश्यक भी है। और जिस तरीके से जो भारत ने रिटेलिएट किया और जो कड़ा प्रहार किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को यह दिखाया कि अगर तुम आतंकी जो है यहां पर भेजोगे और जो आतंकी मंसूबे जो तुम पाले बैठे हो उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये मेरे शब्दों के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, ये जो दोगलापन है पाकिस्तान का, जो ह्यूमन राइट्स की यहां पर बात कर रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसका ह्यूमन राइट्स कहां चला गया था? जब पुलवामा अटैक हुआ था और उससे पहले जो तमाम जो आतंकी गतिविधियां होती रहीं, उस समय जो है ह्यूमन राइट्स की जो बात पाकिस्तान कर रहा है, तो वो दुहाइयां उस समय कहा गई थी। असीम मुनीर जो है पाकिस्तानी सेना का जनरल, कुछ समय पहले जब पहलगाम का जब अटैक नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले जो है एक स्टेटमेंट आया था उसकी तरफ से, उसने डिफरेंशिएट किया था कि हिंदू धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म ज्यादा महान है। इस बात को वो भूल गया था कि भाई हिंदू लोग तो आपके यहां भी रहते हैं ना पाकिस्तान में, तब आप जो है ये दुहाइयां क्यों दे रहे हो कि हिंदू अलग है जो मुस्लिम अलग है। उसके इसी स्टेटमेंट के बाद जो है पहलगाम अटैक सामने आया। ये जो बातें एक आर्मी जनरल कह रहा है और जिस मानसिकता का वो व्यक्ति है उसकी मानसिकता पे क्या बोलेंगे आप? राम जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है और जब भी मैं आपका नाम लेती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर आपने अभी पाकिस्तान के लिए कुछ शब्द कहे तो आपने माफी मांगी। शब्दों की मर्यादा उनके लिए रखी जाती है जो मर्यादा में रहते हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर के 2025 तक भारत के लिए मर्यादा में कभी नहीं रहा है। तो जब हम पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं, जब हम पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या कन्फ्रंटेशन करते हैं, तो हम लोग क्योंकि बहुत एलीट है, हम लोग क्योंकि बहुत शिक्षित है, तो हम गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा अगर थोड़ी सी डगमग हो जाए तो उसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर है, इसलिए आप मर्यादा को छलांग मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान के बारे में कहें तो थोड़ा सा मर्यादा को डगमगा दें तो चलेगा। अब आती है बात, जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी की बात कही जी। टू नेशन थ्योरी की बात पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम ने भी कहा है। सिर्फ बात करने का तरीका अलग था, पर बात टू नेशन थ्योरी की ही थी। मैं इसको आपको बता देती हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की कई आयतें पढ़ी, जिसमें से वो आयतें उसने सबसे ज्यादा पढ़ी हैं जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे अल कुरान में, जो अल्लाह सुबहान की अलहामी किताब है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो विवादित हैं। और जनरल आसिम मुनीर ने उन्हीं विवादित आयतों का रेफरेंस दे करके पाकिस्तान के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पूजा पाठ करना, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है मुसलमानों से। और ये जाहिर भी है
क्योंकि हिंदू इंसानियत पर चलते हैं, हिंदू भगवान की बनाई हुई प्रत्येक चीजों को पूजते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, माफी को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं, हिंदू एक्सेप्टेंस को पर विश्वास करते हैं, हिंदू माफी की तलबगारी रखते हैं, हिंदू काटने मारने छीलने पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, हिंदू सभ्यता पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अलहामी किताब अल कुरान जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के प्रत्येक लोगों को और भारत के कुछ चंद मुसलमानों को, पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमानों को, यह बताता है कि सिर्फ अल्लाह को ही मानो और उसके आका को ही मानो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर और ममता के लाडले मंत्री ने क्या कहा? सेम बातें ही हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंसेस है। जो इस्लाम में पैदा हुआ है वो सौभाग्यशाली है और जो हिंदू में पैदा हुआ है वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया। अपने कुरानिक प्रतियोगिता 2024 के अक्टूबर की सभा में फरहाद हकीम ने कहा कि अगर एक हिंदू को भी मुसलमान कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में, ये जनवरी 2025 की बात मैं बता रही हूं, कि फरहाद हकीम ने खुले आम सारे मीडिया चैनल बैठे हुए थे और उन्होंने इस्लाम का परचम लहराते हुए कहा पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर कि एक वक्त आएगा कि पश्चिम बंगाल में इस्लाम का झंडा लहराएगा, हम इंसाफ मांगेंगे नहीं, हम इंसाफ देंगे। तो जनरल आसिम मुनीर में और पश्चिम बंगाल के फरहाद हकीम में क्या फर्क है, मुझे बताइए। और मैं आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ, आज जनरल आसिम मुनीर का विरोध 120 करोड़ कर रहा है, लेकिन मैं उस 22 करोड़ के बारे में पूछ रही हूँ, क्या 22 करोड़ पूरे नहीं किया जनरल आसिम मुनीर का विरोध? क्या हमारे भारत में रहने वाले इस्लाम के ठेकेदारों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? क्या कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी मुल्ला और हाफिज कुरान जो भारत के मदरसे पे पढ़ा रहे हैं, जो हमारे भारत की सरकार से जो पैसा ले रहे हैं, हमारे भारत की सरकार के योजना से अपने मदरसे को चला रहे हैं, भारत और राज्य की सरकार से पैसा लेकर के मदरसा चला रहे हैं, क्या उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? बिल्कुल। और ये मदरसा छाप सोच जो है ये कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई भी दे रही है नाज़िया जी। मैं खुद इस बात से बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ जो है इस्लामिक लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको पूरा उनका जो है स्वागत करते हैं, हमेशा दिलों में बैठाते हैं, उनकी फिल्में हमेशा देखते रहे हैं। सलमान खान हैं, सैफ अली खान हैं, आमिर खान जो हमेशा सोशल मुद्दों पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनकी चुप्पियां क्यों हैं? मुझे इनकी चुप्पी से बहुत पीड़ा हो रही है। ये जो चुप है, इनकी चुप्पी से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये टकराव हुआ, इस टकराव के ऊपर इनकी बोलतियां क्यों बंद हैं? क्या लगता है आपको, क्यों है ऐसा? देखिए, शर्मिस्ता ने बोला पाकिस्तान के खिलाफ और यही 3-4 खान के खिलाफ, तो वो जेल पहुंच गई। अब लगता मेरी बारी है। आपने ऐसा सवाल किया है, लेकिन मैं तो बोलूंगी। देखिए, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, इन्होंने, या बॉलीवुड पूरा हो, इन्होंने हमेशा एक स्ट्रैटेजी चलाई है मुगलिस्तानी मानसिकता को फैलाने की। आप अमिताभ बच्चन को देख लेना, वो अपने इंटरव्यू में, वो 70 के दशक में, 80 के दशक में अपने इंटरव्यू राखी के साथ बैठ करके देते थे, तो वो कहते थे कि कश्मीर को मुगलों ने बनाया है। धर्मेंद्र और राखी बैठे हुए थे, वो बेचारे दोनों चुप कि ये अमिताभ बोल क्या रहा है। अमिताभ बच्चन हमेशा एक ला इलाहा का झंडा ले लेते थे और कहते थे अब मेरे को कोई गोली नहीं मार पाएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा घंटियां तोड़ते हुए मंदिर की और माथा पीटते हुए नजर आते थे कि भगवान उनकी बात ही नहीं सुनता, भगवान कभी उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन उनकी जान अगर बचती है तो सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा का झंडा ओढ़ने से। शोले मूवी में जिस गांव में बिजली नहीं, जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन उसमें अजान होता है शोले मूवी में, है ना, अजान होती है, अजान की आवाज आती है और चाचा चले भी जाते हैं अपना डायलॉग बोलने के बाद कि मेरे अजान का वक्त हो गया है। तो ये जो बॉलीवुड आया था, ये कांग्रेस स्ट्रैटेजिकली लेकर आया था उम्मा वाली मानसिकता को फैलाने के लिए।
फी सबीलिल्लाह वाली मानसिकता को फैलाने के लिए, जज्बाए कौम को फैलाने के लिए और मुगलों को फैलाने के लिए। आप बॉलीवुड की बेशतर मूवीज देखिएगा कि जितनी भी हिंदू अदाकाराएं होती थी वो कैबरे डांसर होती थीं, वो मुजरा में नाचती थीं, वो तवायफ होती थीं, छोटे कपड़े रिवीलिंग पहनना है, दारूबाजी करनी है, पार्टीज करनी है, तो वो हिंदू एक्ट्रेस करती थी। मुस्लिम एक्ट्रेस को हमेशा शरारा गरारा इसमें दिखाया गया। बहुत जोर और जबरदस्ती से जीनत अमान और परवीन बॉबी ने अपने जिस्म को दिखाया, तो उनको साइड भी किया गया। और जिसमें से एक की मौत जो है वो आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है, पता नहीं चला है। अब आती है बात, मैं आमिर खान से स्टार्ट करना चाहूंगी। आमिर खान की मूवी जब फना बन रही थी, उसकी इंटरव्यू हो रही थी, तो उसने आदरणीय प्रधानमंत्री को खूब डिफेम किया था कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो गोधरा कांड कर दिया था, जो 2002 में गुजरात राइट करवा दिया था। उसने ये शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है और वो वीडियो है गूगल पर। उसने बहुत हद तक हटाने की कोशिश की है, पर वो है गूगल पर। अब आमिर खान को आप देखिए कि वो लव जिहाद का गुरु है हमारे भारत देश में, वो लव जिहाद का गुरु है। पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, तीसरी छमिया जो लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू। मैं पूछना चाहती हूं आमिर खान से कि इस बुढ़ापे में भी मुसलमान लड़की पसंद नहीं आई? अरे तुम तो देश विदेश घूमते हो, तो मुस्लिम लड़की अगर भारत की बदशक्ल है, जाहिल है, एकदम गंदी दिखती है, तो आप अरब की लड़की से शादी कर लेते, ईरान की लड़की से शादी कर लेते, तुर्किस्तान की लड़की से शादी कर लेते, पर हम कलमा लड़की से शादी कर लेते। क्यों नहीं करते हैं आप? क्योंकि वो एक लव गुरु बनना चाहता है, वो एक लव मसीहा बनना चाहता है लव जिहाद का, और लव जिहाद कर कर करके अब तक उसने 2 हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और अपने ही आगे पीछे लेकर के डोलता है। और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है वो तलाक नहीं देता है। बच्चा पैदा हो जाता है, जब उस बीवी की उम्र अधेड़ हो जाती है तब वो उसको छोड़ देता है। अब आते हैं शाहरुख खान पर। शाहरुख खान ने गरीबी के वक्त में, हालांकि वो बहुत पैसे वाले घर से था, अचानक से क्या हुआ नहीं हुआ, अल्लाह की मार पड़ी फिटकार पड़ी वो जाने, लेकिन गरीबी के वक्त में एक बड़े घर की लड़की को उसने फंसाया, हिंदू थी, और उसको मोम की गुड़िया बना करके गौरी को रख दिया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अपनी फिल्मों को चलाने के लिए उसने घर में मंदिर रख लिया है। अपनी फिल्मों को चलाने के लिए जब उसकी फिल्में आती हैं तो वो मंदिर भी चला जाता है, फिर वो उम्राह करने के लिए भी चला जाता है। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है। जब वो जाकिर नायक के साथ बरखा दत्त के शो में आता है तो फिर वो कुरान की आयतें पढ़ता है और फिर अपने आप को बहुत कट्टर और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट समझाता है। फिर जब वो बैठता है दूसरे चीजों में, तो अपनी फिल्मों को चलाने के लिए वो थोड़ी बहुत सनातन की तारीफ करके इमोशनल ब्लैकमेल भी कर लेता है। ये वही शाहरुख खान है जिसने साफ लफ्जों में कहा था कि भाई मैंने तो अपने आईपीएल की टीम में 6 जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर लिए हैं, जिसमें वसीम भाई भी हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान जीत जाएगा तो वो बॉलीवुड की हीरोइनों को अपनी लौंडिया और बांदिया बनाएगा, मतलब अपनी कॉन्क्यूबाइन रखेल बनाएगा। तो सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी, वो भी तो फिल्म एक्टर है, तो कौन से क्रिकेटर और कौन से एक्टर की रखेल बनाना पसंद करेगा? अब आते हैं सलमान खान पर। सलमान खान एक कट्टर जिहादी है, सलमान खान एक कट्टर देशद्रोही है, सलमान खान एक कट्टर टेररिज्म माइंडेड है, पाकिस्तानी माइंडेड है। सलमान खान ने मनोवर फारूकी को उस वक्त छत दिया और छत्र छाया दिया और अम्ब्रेला दिया और समर्थन दिया जब मनोवर फारूकी ने मां सीता को और भगवान राम को डिफेम और मलाइन किया। वो तो हिंदुओं के एफआईआर पर, उनके प्रदर्शन पर, उनके प्रोटेस्ट पर मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। सलमान खान सना खान को समर्थन करता है। क्यों करता है? क्योंकि सना खान का डायरेक्ट रिश्ता मौलाना तारिक जमील से। सना खान ने अपने बड़े बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। क्यों? भारत के जितने भी मौलवी मुल्ला हैं वो क्या गटर हैं क्या? वो क्या गटर हैं? वो क्या अच्छे नहीं हैं? उनको कुरान की मालूमात नहीं है, उनको हदीस की मालूमात नहीं है, उनको इस्लाम की मालूमात नहीं है, या वो पक्के मुसलमान नहीं है, या वो उम्मत रसूल नहीं है अच्छे, या वो अल्लाह सुभान के अच्छे अशरफुल मखलूकात नहीं है, जो सना खान को पाकिस्तान जैसे जिहादी और आतंकी देश के सबसे प्रोवोकेट करने वाले और सबसे गंदी बातें बोलने वाले मौलाना का नाम जूनियर तारिक जमील रखना पड़ा। बुखारी रख लेती, अरशद मदनी रख लेती, महमूद मदनी रख लेती, असद
असदुद्दीन अवैसी रख लेती, सबसे ज्यादा झंडा तो यही गाड़ता है, लेकिन नहीं रखा। तो एक और सलमान खान को देखिएगा कि वो हर हिंदू हीरोइन जो फ्लॉप हो जाती है, जिसको फिल्में नहीं मिलती है, उसका जोड़ा जोड़ता है वो मुसलमान लड़के के साथ, और मुस्लिम के साथ वो शादी कराता है। तो यही है सलमान खान। सलमान खान इस बुढ़ापे में भी देखिए कितना वो खूबसूरत और कितना वो प्रॉफिट मोहम्मद का बड़ा फॉलोअर है कि उसकी अभी ईद में एक मूवी आई थी, तो उसने अपने उम्र से 23 साल की छोटी लड़की के साथ उसने कमर लचकाया था। और देखिए सलमान खान का शैतानी दिमाग और टेररिज्म माइंडेड, उसको समझ में आ गया कि मेरी ये जो मूवी आ रही है मार्च में ईद के समय में, ये अगर 120 करोड़ भारत का नहीं देखेगा तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। तो इसने ऑरेंज एक घड़ी पहन करके, भगवा घड़ी पहन करके ऐसे करके फोटो खींच लिया। कोई ऐसे फोटो खींचता है क्या? मैं और आप सेल्फी नहीं लेते? हम भी लेते हैं, हम तो ऐसे नहीं लेते। उसने जानबूझ करके भारत के हिंदुओं की मानसिकता से खेलने की कोशिश की कि वो भगवा रंग देख करके हिंदू जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब आते हैं सैफ अली खान पर। सैफ अली खान एक नंबर का स्लीपर सेल है पाकिस्तान का। उसका जो बंगला है पटौदी, आज भी उसके बंगले के दरवाजे पे पाकिस्तान के झंडे के लोगो लगे हुए हैं। आज भी सैफ अली खान का पटौदी परिवार का एक भारी रकम पाकिस्तान से आवाजाही होती है। आपको पता है सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा? ये बताइए आप। क्योंकि वो चिढ़ा रहा था हिंदुओं को कि तुमने तैमूर को मारा, ले हमने जन्म कर दे दिया, और वो भी हिंदू कोख से ही जन्म करवाया। जानबूझ करके वो तैमूर रखता है, जानबूझ करके वो क्रूर बादशाहों का नाम रखता है, मुगल बादशाहों का। वो हमें और आपको चिढ़ाता है, वो लव जिहाद करता है, पहली बीवी भी हिंदू, दूसरी बीवी भी हिंदू, छमिया लेकर के घूमता है, वो भी हिंदू। तो ये लोग हमें चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी सैफ अली खान ने इंटेंशनली अपनी बेटी सारा खान को हिंदुत्व की तरफ ढकेला है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में डायरेक्ट वो कल्प्रिट नजर आ रही थी। और जिस तरीके से टाका भिड़ा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, क्या पता बेटी को सुशांत सिंह राजपूत से हटाने के लिए उसी ने मर्डर करवा दिया हो। क्योंकि बहुत सारी हमने दृश्य देखे, बहुत सारी हमने तस्वीरें देखी, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे, और उसको बुलाया भी गया था इंटरोगेशन के लिए। तो सीधा अपने आप को सेव करने के लिए, बेटी को सेव करने के लिए नमस्ते, अरे तुम्हारे नमस्ते बोलने से क्या तुम्हारे पटौदी बंगलों में जो पाकिस्तानी झंडे का लोगो है वो खत्म हो जाएगा? तुम्हारा बाप जो हिंदू बेटी के कोख से तैमूर पैदा कर रहा है वो क्या खत्म हो जाएगा? ये सारी चीजें डिकोड होना जरूरी है। ये सारी चीजें नमस्ते के पीछे इमोशनल ब्लैकमेल और चालबाजी, इन सारे पाकिस्तानी स्लीपर सेल की खुलनी बहुत जरूरी है। जी, मुझे एक चीज बताइए आप। एक स्वीडिश कार्टूनिस्ट थे, उनका नाम था लार्क्स विल्क्स। उन्होंने एक दफा जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की का जो है कार्टून बनाया था। डेरोगेटरी नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक कार्टून बनाया था, और फिर उसके बाद कुछ जैसे होता ना एक कुछ बातचीत, उस तरीके से उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया था। दुनिया भर में बड़ी आलोचना हुई उनकी, यहाँ तक कि उनको मार देने की बातें हुई, उनके मैगजीन पर जो है अटैक करवाया गया, उनके ऑफिस पर। कुछ साल पहले की बात है ये। उस समय जो है बड़ी आलोचना हुई कि भाई इसी को तो बोलते हैं इनटॉलरेंस, कि आप जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ मुझे एक और नाम ध्यान पड़ता है, भारतीय हैं ये और अच्छी ब्लॉगर है, शर्मिष्ठा पनोली नाम है इनका। इन्होंने भी कुछ बातें रखी अपनी, और हालांकि कुछ ऐसी अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जिसको लेकर के उन्होंने बाद में माफी मांगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझे बोलने का तो अधिकार है ना, कम से कम सभी लोग सभी तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा अपना सोचना है, मैं क्या सोचती हूं वो मैं बोल सकती हूं। पश्चिम बंगाल से पुलिस आती है, हरियाणा से टांग के इनको ले जाती है, इनको जेल में बंद किया जाता है शर्मिष्ठा पनोली को, कि तुमने ऐसा बोला क्यों, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बोलने की। हालांकि बहुत से लोगों की घिघिया बंद है, बहुत सी चुप्पियां हैं, लेकिन कंगना रनौत जो है सामने आती हैं, वो बचाव करती हैं। उन्होंने बोला कि भाई लड़की है, उसने माफी मांगी है अपने शब्दों के लिए, विचारों के लिए नहीं, उसके साथ ये क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। शर्मिष्ठा मुखर्जी पनोली जो है, इनके साथ में ये सब जो कुछ हो रहा है, आप कैसे देखती हैं इसको? आपने मुझे भी बताया कि उसने कुछ गाली का शब्द इस्तेमाल किया था। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट गलत है, लेकिन जो व्यक्ति संविधान पर हाथ रख करके शपथ लेता है, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो व्यक्ति एक राज्य का लॉ मेकर होता है, क्या वो गाली दे सकता है? ये तो बच्ची है, अभी हमारे और आपके सामने तो बच्ची है
है ना, जेंजी ग्रुप है, ये थोड़े से बावले होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन एक अधेड़ उम्र का, मेरे अब्बा के उम्र का आदमी जो संविधान की शपथ ले रहा है, जो एक राज्य का लॉ मेकर है, वो शर्मिष्ठा से भी गंदी गालियां अगर दे रहा है तो क्या उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। कलकत्ता के माननीय मेयर फरहाद हकीम साहब 2021 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां परोस रहे थे। गूगल में सर्च कीजिए, मिल जाएगा। और इतनी अभद्र गालियां कि उसको सुन करके शर्मिष्ठा भी शर्मा जाएगी। जो शर्मिष्ठा का एक हवा बनाया गया है ना कि उसने बहुत गालियां दी हैं, तो शर्मिष्ठा भी शर्मा जाएगी फरहाद हकीम की गाली सुन करके। अब कहा गया कि शर्मिष्ठा ने शांतिपूर्ण समुदाय के मजहब को डिफेम किया है। तो शाइनी घोष ने शिव भगवान के सर पर किया था, रिस्पेक्ट दिया था। हमारे कलकत्ता की ही माननीय मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को, गंगा मैया को का कुंभ बोल करके क्या किया था? इज्जत अता फरमाया था क्या? महुआ मोइत्रो जिन्होंने आज ही 62 साल की उम्र के आदमी से शादी की है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने एक बहुत बड़े नेशनल न्यूज चैनल, शायद जिसके एक विंग में मैं बैठी हुई हूँ, वहां बैठ करके ये कहा कि माँ काली जो है वो लाल मांस खाती हैं और उनके एक हाथ में शराब और उनके एक हाथ में सिगरेट रहता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इज्जत दी थी। उसके बाद फिर मैं यही माननीय फरहाद हकीम, कलकत्ता के मेयर और बहुत सारे बड़े बड़े पदों के मालिक और ममता के लाडले मंत्री, ये दुर्गा माँ की तरफ अपना जूता करके खड़े रहते हैं। तो मतलब ये इज्जत था क्या? ये सारी चीजें इज्जत थी क्या? तो जब शर्मिष्ठा अरेस्ट हो रही है तो इनको कब अरेस्ट किया जा रहा है? और देखिए, मैं बहुत बड़ा एक खुलासा कर रही हूं, ये जो नेक्सस है ये पोर्ट एरिया में आज से नहीं चल रहा है, ये फरहाद हकीम के नेतृत्व में बहुत जमाने से चल रहा है। फरहाद हकीम मोहम्मद यूनुस 2.0 है। अच्छा। और मैं इसको प्रूफ कर दूंगी अगर फरहाद हकीम मेरे ऊपर केस करेगा इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद, तो वो मामला हाई कोर्ट में ही मैं प्रूफ कर दूंगी। मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरहाद हकीम ये वही है जिसके इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए पाकिस्तान से हाफिज सईद का चैनल द डॉन, उसकी एंकर आती है इसका इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए, और ये उस एंकर को बोलता है कलकत्ता मिनी पाकिस्तान है। तो ये जो नेक्सस चल रहा है, यही गार्डन रीच पुलिस स्टेशन ने, यही गार्डन रीच के ऑफिसर जिसने शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर दूर आकर के अरेस्ट किया है, इसी पुलिस स्टेशन और इसी ऑफिसर ने 8 सितंबर 2024 में मुझे अरेस्ट किया था, और सेम सेक्शन था। अच्छा। सेम सेक्शन था। और आपको पता है उन्होंने क्या किया? मुझे अरेस्ट करने के बाद गार्डन रीच पुलिस स्टेशन नहीं लेकर के गया, मुझे वेस्टपोर्ट पुलिस स्टेशन लेकर के गया, और पूरा इंतजाम किया मेरे मर्डर का। मुझे कोर्ट में 10 बजे नहीं लेकर गया है, मुझे कोर्ट में, वो भी मेरे चीखने चिल्लाने पे कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर मुझे एक दिन रहना पड़ेगा, तुम क्या चाह रहे हो मेरे साथ। जब उसने देखा कि बहुत बात बढ़ जाएगी तो 1 बजे मुझे कोर्ट लेकर के गया है, और मेरी मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम किया हुआ था। मेरे हाथ में कट्स हैं, मेरे पूरे शरीर में 8 कट्स हैं। वहां के उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों ने वही पोर्ट एरिया, वही गार्डन रीच के मुसलमान छोटे छोटे ब्लेड और वो बंद होने वाली कैंची वो लेकर के आए थे मुझे काटने के लिए, और ये पूरा इंतजाम गार्डन रीच के ऑफिसर ने किया था, फोन कर करके। तो ये वो है गार्डन रीच। अब आती है बात कि जो गार्डन रीच पुलिस स्टेशन का ऑफिसर पश्चिम बंगाल से 1500 किलोमीटर तय करके गुड़गांव आ करके शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके गया। वजाहत खान तो 15 मिनट की दूरी पर रहता है, मैं तो बंगाल की वोटर हूं भाई। वजाहत खान 15 मिनट की दूरी पर रहता है गार्डन रीच से। अब ये वो वजाहत खान है जिसके कंप्लेन पर शर्मिष्ठा अरेस्ट हुई जी। अब वजाहत खान के सोशल मीडिया पर क्या है? भगवान राम को गाली, सीता मैया को गाली, गणेश भगवान जी के बारे में जो अभद्र शब्दावली उसने कही है, मैं उसको अपने शब्दों में नहीं बोल सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं रो पड़ूंगी। महाकुंभ के बारे में उसने जो लिखा है, मूत होता है, गू होता है, क्या क्या लिखा है, वो सारी बातें। तो आप ये जो नेक्सस चल रहा है, ये नेक्सस फरहाद हकीम के नेतृत्व में चल रहा है। रशीदी फाउंडेशन का मेंबर है जी वजाहत खान, उसके बाद फिर स्काई फाउंडेशन का मेंबर है। आपको पता है स्काई फाउंडेशन किसका है? क्या बताइए। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है। स्काई फाउंडेशन का मेन जो ऑफिस है वो पाकिस्तान में।
ये बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। ऑब्वियसली ऑब्वियसली पाक स्काई फाउंडेशन, अब मैंने द डॉन बोला, आप गूगल में सर्च कीजिए, द डॉन की एंकर आई थी फरहाद हकीम का इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। फरहाद हकीम ने मिनी पाकिस्तान बोला था कलकत्ता को। मैं जितनी बातें आपको कह रही हूं वो सारी चीजें गूगल में सर्च कीजिए। स्काई फाउंडेशन पाकिस्तान का है। आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे मैं अरेस्ट हुई तो मेरे लिए मैं खुद ही खड़ी हो गई और मेरे जूनियर्स दो थे, वो खड़े हो गए, रणोजॉय चैटर्जी और प्रमाणिक मुखर्जी, वो दो खड़े हो गए जो मेरे ही जूनियर है, जो मेरे ही चेंबर में काम करते, बिकॉज आई डोंट हैव मनी कि मैं बड़े बड़े वकील लेकर के आऊं और मैं 2 दर्जन वकील खड़ा कर दूं। लेकिन मेरे बेल को कैंसिल कराने के लिए यू कांट बिलीव 600 से ऊपर वकील खड़ा हुआ था। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो 70 एफआईआर एक आदमी के ऊपर, 50 एफआईआर एक आदमी के ऊपर, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में लड़ते हैं ये लोग, और ये लोग प्रत्येक जगह जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग प्रदर्शन करते हैं। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मेरे नाम का जो बोर्ड बनाया था इन्होंने मेरे चेहरे पर चप्पल मार करके, वो कम से कम 5 लाख बोर्ड बना था, और वो भी डिजिटल प्रिंट करके। एक तस्वीर मेरी बनाई गई थी जो तकरीबन 1 करोड़ बनाई गई थी, 1 करोड़। वो तस्वीर मैं दिखाना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। ये तस्वीर मेरी बनाई गई थी 1 करोड़ मॉर्फ करके, 1 करोड़। इसमें पैसे नहीं लगते? पैसे लगते हैं ना। घर में बंद करने वाला, उनके डासना मंदिर में बंद करने वाला सिर्फ एक नहीं है। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्तों को खत्म करने वाले ये अनेक है। ये नेक्सस चल रहा है और ये पाकिस्तानी पैसे पर चल रहा है। और इसको मैं और एक प्रूफ से दे देती हूं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा था कि मसूद अजहर और हाफिज सईद ने कहा है कि मोदी सुधर जाओ, नहीं तो भारत में इतने लोग हाफिज सईद के और मसूद अजहर के हैं कि अगर उनको खड़ा कर दिया तो भारत जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये वही मसूद अजहर और हाफिज सईद के लोग हैं, ये वजाहत खान, ये इंडिगो का फैज, ये वही लोग हैं जो हम जैसे लोग, जिनका बहुत रिनाउंड फेस्ट है, जो बहुत वोकल है, जो राष्ट्रभक्त है, जो कुरान बाद में रखते हैं, संविधान पहले रखते हैं, जो इस्लाम बाद में रखते हैं, भारत पहले रखते हैं, उनको मारने की, उनको काटने की, उनको खत्म करने की, उनका मनोबल तोड़ने की, उनको जेल भेजने की साजिश में लगे हुए। बिल्कुल। और नाजिया जी जैसे बता रही हैं कि उनके ऊपर जो है हमले हो चुके हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मुखर हैं, हम इनकी जो है सराहना करते हैं, और किस तरीके से मुद्दों पर ये बात रखती हैं, हम उस बात की भी सराहना करते हैं। यहां पर जब बात होती है कि जब इस्लाम को लेकर के या फिर जब उस पर जो कोई अपना जो है विचार जब रखता है, उसकी खूब आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। वहीं जब कोई हिंदुइज्म को लेकर के जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती हैं तो ये बोला जाता है कि उसका भाई बोलने का अधिकार है, आप जो है असहिष्णु क्यों हो रहे हैं उसको लेकर के। तो ये डबल मीनिंग यहां पर जो है 2 स्तरीय बातें हमको देखने के लिए मिलती हैं। खैर, यहां पर जो भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से गतिरोध हुआ नाजिया जी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो है एक दिलेरी भरा कदम उठाया, और जो अपना जो है लंबे वीजाज के तौर पर जो है जो वहां की औरतें आकर के यहां पर शादी करके रह रही थी, या फिर वहां की जो ऐसे लोग थे जो जवानी के समय से यहां रह रहे थे, बूढ़े हो गए थे, उनको जो है बेदखल किया कि तुम्हारी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जहर उगल रहा है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से इतनी नफरत करता है, ऐसे नफरती देश के लोग हमारे यहां पर रहे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक जो है मानवीय आधार पर आपको रखा, अब बहुत हुआ, अब निकल जाओ, दफा हो जाए यहां से। ये स्टेप कोई अगर कोई उठा सकता था, आपने बताया भी था कि भाई नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर सकते थे। यहां पर मुझे एक और नाम ध्यान पड़ रहा है, यह नाम है जो है सीमा हैदर का। सीमा हैदर वो औरत जो पाकिस्तान से भाग करके नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसी और फिर यहां पर रह भी रही है। जब तमाम पाकिस्तानियों को दफा किया गया, उनको भगाया गया, तो फिर सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जो इलीगल तरीके से जो घुसी हिंदुस्तान में और अभी भी वो कैसे टिकी हुई है, इस पर आप क्या बोलेंगी? लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। मैं जानती हूं कि इस्लाम अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत भयानक है, और खास करके औरतों के लिए। इस्लाम में औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो सच कह रही है और वो कोई स्लीपर सेल या हनी ट्रैप वाला एक मुद्दा नहीं है, तो मैं उसकी भावनाओं की कदर करती हूँ, सीमा गुलाम हैदर की,
कि वाकई में इस्लाम बहुत भयानक है औरतों के लिए, और इतनी बेहुरमती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेहूदगी है इस्लाम में औरतों के लिए, जिसको शब्दों से बयान करना शायद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत भयानक है औरतों के लिए। और इस्लाम में एक्चुअली में औरतों के लिए कुछ भी नहीं है, अगर है तो सिर्फ मर्दों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। लेकिन वो घुसपैठिया है, इसमें कोई इनकार नहीं है। वो पासपोर्ट के तहत, वीजा के तहत नहीं आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शक की सुई उस पर कभी नहीं हटेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो एक अच्छी मां नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो स्लीपर सेल हो सकती है, इस शक को भी नहीं हटाया जा सकता है। वो एक बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हनी ट्रैप का मुद्दा हो सकती है, एक मोहरा हो सकती है, ये शक भी मेरे दिमाग से तो कभी नहीं हटेगा। वो योगी आदित्यनाथ जी का अगर वो जन्मदिन मनाती है तो देश में बहुत कोने में, पूरी दुनिया के बहुत कोने में मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर से शक की सुई हट जाती है। मैं एक बहुत सुलझी हुई बात कहना चाहती हूँ। आज मुझे अमेरिका का एक लड़का पसंद आ जाएगा या लंदन का एक लड़का पसंद आ जाएगा और मेरे पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो क्या मैं अपने 15 साल के मासूम बच्चे को अपने ठरकबाजी का एक बुरे सिचुएशन का हिस्सा बना दूंगी? तब तो मैं बहुत बुरी माँ हूं। और जब मैं एक माँ अच्छी नहीं हो सकती तो मैं एक प्रेमिका कहाँ से अच्छी हो जाऊंगी? मैं एक बीवी कहाँ से अच्छी हो जाऊंगी? मैं एक देश की नागरिक कहाँ से अच्छी हो जाऊंगी? मैं अपनी ठरकबाजी और अपने सेक्सुअल डिजायर्स के लिए मैं कानून का उल्लंघन करूं, चाहे मैं किसी भी देश की हूं। उसने अपने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया, उसने भारत के कानून का उल्लंघन किया। जब वो एक अच्छी माँ नहीं हो सकती तो वो एक अच्छी प्रेमिका भी नहीं हो सकती। और जो ठरकबाजी का सबूत उसने दिया है, कल को उसको किसी और देश का लड़का पसंद आ जाएगा तो फिर वो सचिन मीना और उसके बच्चे को धोखा दे करके जाएगी। फिर उसको कोई और पसंद आएगा तो फिर वो वहां पर जाएगी। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कितनी गिरी हुई और कितनी बेशरम माँ है। उसके बच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जन्म लिए हैं, और वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसी के नुत्फे से पैदा हुए हैं। भारत में विभिन्न प्रकार से उसके बच्चों को के बारे में भी बोला जाता है। यहां तक कि ये भी बोला जाता है कि क्या पता बड़ा होकर के टेररिस्ट बन जाए। ऐसी भी बातें बोली जाती है। ये तो कठमुल्ला है, ये क्यों नहीं हिंदुओं से नफरत करेगा? हम कैसे मान ले कि ये हिंदुओं से नफरत नहीं करेगा? क्या पता ये कल को अजमल कसब की छठी औलाद बन जाए। आप सोचिए कि कैसी माँ है कि अपनी ठरकबाजी के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुकून के लिए वो 4 बच्चों को बेइज्जत करवा रही है, खुद के कोख से पैदा किया हुआ बच्चा को। मैं तो मार खाऊं, जो भी करूं, मैं अपने बच्चे के ऊपर कोई आंच नहीं आने दे सकती। एक माँ वो होती है जो पूरी दुनिया छोड़ देती है पर अपने बच्चे पर नहीं आंच आने देती है। आप मुर्गा मुर्गी को देखिएगा ना, कुत्ता बिल्ली को देखिएगा ना, वो भी ऐसे सेपता है अपने बच्चे को कि भाई जो चोट लगे मुझे लगे, लेकिन हम अपने बच्चे पर नहीं आने देंगे। तो ये औरत इतनी अश्लील है, मुजरा करने वाली, नाच करने वाली, और इसके शरीर पर इतने कट्स हैं कि ये कौन सी ट्रेनिंग लेकर के आई है, किस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग लेकर के आई है। ये तो साबित होता है क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते। बिल्कुल इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते। हम बचपन से भारत में रहे हैं, हमने हिंदी पढ़ाई की है, फिर भी हमारी हिंदी में कहीं ना कहीं उर्दू शब्द आ ही जाता है। हम फ्लो में जब बात करते हैं तो उर्दू आना ही आना होता है, बीच में इंग्लिश जो है वो एंटर कर जाता है। लेकिन ये कैसे बात करती है? तो ये ट्रेनिंग है, हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, हम रोए भाई जो है सो है। लेकिन ये ट्रेनिंग लेकर के आई है। और देखिए, जो कोई भी काला कोट वाला इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो एक एफिडेविट कर करके देश के राष्ट्रपति को और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को देने को तैयार है कि कल को इसके बच्चे और सीमा गुलाम हैदर अगर कोई टेररिस्ट साबित हुई तो उसके ऊपर भी वही चार्जेस लगेंगे जो सीमा पर लगेंगे? बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अभी बकरीद भी आ रहा है, कब तक खैर मनाएगी? तुम घुसपैठिया हो, तुम घुसपैठिया ही रहोगी। तीसरी बात है कि अभी जो उसको बेटी हुई है उसका डीएनए होना चाहिए। हालांकि मैंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट किया है उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को,
और मुझे लगता है कि आने वाले एक आध महीने के अंदर उसका और उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट होगा और ये होना चाहिए। क्या पता झूठ बोल रही है, क्या पता वो उसकी बेटी हो ही ना, क्या पता नागरिकता लेने के लिए या स्मूथ वीजा लेने के लिए या सिंपैथी के ग्राउंड में अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, क्या पता कि किसी पहलगाम में उसका कोई हाथ हो, क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सीमा गुलाम हैदर का एक भी टिप्पणी नहीं आया है, जो हर चीजों में कूद कूद करके कभी कभी 26 जनवरी मनाती है, कभी 15 अगस्त मनाती है, कभी योगी जी का जन्मदिन मनाती है, कभी रक्षाबंधन मनाती है, मतलब हर चीजों में कूद पड़ती है। तुम कहाँ थी जब पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ? तुम कहाँ थी जब खतना देख करके मारा गया? तुम्हारे बच्चों का भी खतना हुआ है, तब तुमने क्यों नहीं अपनी टिप्पणियां रखी? तब भी तुमको अपनी टिप्पणियां रखनी चाहिए थी। तो शक की सुई ना हटी है, ना हटेगी, और सीमा गुलाम हैदर 0.1% भी ये ना सोचे कि भारत के राष्ट्रभक्त उसकी तरफ से नजर हटाने वाले हैं या सिंपैथी ग्राउंड में आने वाले हैं, ये नामुमकिन है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, जो आपने बात यहाँ पर की है सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को लेकर के जब वो आई थी यहाँ पर, तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। सवाल ये थे कि भाई, जैसे मेरी माँ है, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में बहुत दशकों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी मेरी माँ की जो बोली है उसमें उत्तर प्रदेश की आंचलिकता है। उन्होंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की उसको हटाने के लिए, जो है हम हैं। सीमा गुलाम हैदर को आए हुए भी कितना समय हुआ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आंचलिकता है वो उसकी बोली में छलकती है। एक सामान्य महिला, एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य पाकिस्तानी औरत जो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा उतनी अपने आप को बताती है कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल उतना नहीं गए, उस वो अपने आप को इस तरीके से, इतनी बारीकी से कैसे उसने अपने आप को चेंज किया। लगातार सोशल मीडिया में ये प्रश्न भी उठते रहे। आपने भी जैसे कहा कि भाई वो किस तरीके से अपने आप को उसने चेंज किया है, यहां पर आकर के उठना बैठना, साड़ी पहनना, बोलने का वो उत्तर प्रदेश का वो लहजा, योगी आदित्यनाथ जी का जो है जन्मदिन मनाना, ये प्रोपोगेंडा हो सकता है। और एक बात और है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, वो मैं हूं या कोई और है। अगर वो हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है तो हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। आपने बोला कि सीमा गुलाम हैदर पर शक की सुइयां रहेंगी, वो रहनी चाहिए, इसको फिल्टर करने की आवश्यकता है। अगर वो हमारे देश के लिए खतरा है तो उसको आउट भी करना चाहिए। इस तरह की मांगे लगातार सोशल मीडिया में भी लगातार उठती जा रही हैं, जिसको मैं गलत नहीं कहता। एक्चुअली में वो राम जी इज्जत से जाना नहीं चाहती है। अभी जैसे बहुत सारी पाकिस्तानी बुलबुलों को बिल्कुल हम भेजा गया है हमारे देश की सरकार के माध्यम से, वो इज्जत से नहीं जाना चाहती है, वो बहुत बेइज्जत होकर के जाना चाहती है। तो ठीक है, वैसे ही सही, लेकिन भेजेंगे तो जरूर। ये तो मैं चैलेंज कर रही हूँ कि भेजेंगे तो जरूर, हम रखेंगे नहीं, ये तो चैलेंज है। बिल्कुल। भारत के साथ एक विडंबना रही है नाजिया जी। असल में क्या है कि पाकिस्तान हमारा कम दुश्मन है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा दुश्मन जो है वो है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर, जो है ज्योति मल्होत्रा का नाम ले लीजिए, जसबीर सिंह का नाम ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे सस्पेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक की सुइयां हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करते रहे हैं, उनके लिए जासूसी करते रहे हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? हमारा दुर्भाग्य है कि भारत देश का जो सबसे पहला प्रधानमंत्री बना, उसने दोस्ती में भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनवा दिया। हमारे देश में दूसरा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उसने हमदर्दी में बांग्लादेश इस्लामिक देश बनवा दिया और शिमला समझौता में भुट्टो परिवार से दोस्ती निभाने के लिए भारत में दोबारा आई हुई जमीन को उन्होंने फिर से अपने अब्बा की जागीर समझ करके वापस कर दिया। हमारा दुर्भाग्य है, हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बनता है मनमोहन सिंह, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करता है और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके चिकन तंदूरी तोड़ता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब जब हमारे देश में टेरर अटैक होता है पाकिस्तान के द्वारा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जा करके रोना गाना करते थे, मोदी की तरह
ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते थे। मोदी की तरह घर में घुस के मारने की चेतावनी नहीं देते थे। मोदी की तरह ये नहीं कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं होगा, और करके दिखाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझे जब 8 जून 1980 में त्रिपुरा में 500 लोग मारे गए? हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझे जब 8 अगस्त 1993 में आरएसएस के हेड ऑफिस में चेन्नई में बम गोली बारूद हुआ? हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझे जब 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं समझे कि अजमल कसब घर में घुस जाता है और मार लेता है? और इसी भारत की कांग्रेस की सरकार क्या अफवाह उड़ाती है, हिंदू टेरर। और विडंबना देखिए और बेशर्मी देखिए कि दिग्विजय 9/11 का एक हिंदू टेरर का एक बुक भी लिख देते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत देश में बैठे हुए, इस देश में सरकार चलाए हुए कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, यहां तक कि सोनिया एंटोनिया इंक्लूडिंग, उन्होंने आरएसएस को हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो आरएसएस को हिंदू टेरर बनाने का हमेशा स्ट्रैटेजी एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करके और आरएसएस को डिफेम और मलाइंग और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिफेम करने की कोशिश की है। नहीं, हमारे भारत की सरकार जो 53 साल रही है, उन्होंने भी कोशिश किया है। वो तो अजमल कसब जिंदा पकड़ा गया, तो वो कलावा का भेद खुल गया जब उसने खुद अपने मुंह से स्टेटमेंट दिया कि 72 वर्जिन हूरों के लिए मैं फोड़ने आया था और फुटने आया था। और उसके बाद तब और मोहर लगा जब हाफिज सईद ने द डॉन न्यूज पर बैठ करके अपने शब्दों से कहा कि अजमल कसब को हमने भेजा था, इसका तो कोई सबूत ही नहीं है भारत के पास। ये आरएसएस को हमेशा भारत में एंटी नेशनल मिशनरी क्यों हमेशा टारगेट करती है? क्योंकि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसमें से निकलने वाला व्यक्ति, जिसमें से निकलने वाला नेता हिंदूवादी होता है, राष्ट्रभक्त होता है, संविधान भक्त होता है, मातृभूमि भक्त होता है। और कांग्रेस हमेशा डरती रही है कि हमने जो मुगलिस्तानी दिमाग को फैलाया है, जिहादी एजुकेशन मिनिस्टर दे करके, जिहादी मानसिकता दे करके, मदरसों को खोल करके, वक्फ बोर्ड बना करके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके, बहुत सारी ऐसी चीजें बना करके जो हमने पूरा एक उम्मा का जो स्ट्रैटेजी चलाया है, अगर दोबारा महाराणा प्रताप आ गया तो क्या होगा? और आरएसएस ऐसा कर सकता है। अगर दोबारा संभाजी महाराज आ गए तो क्या हो गया? अगर दोबारा पृथ्वीराज चौहान आ गए तो क्या होगा? अगर दोबारा राजा राम मोहन राय आ गए तो क्या होगा? अगर दोबारा शिवाजी महाराज आ गए तो क्या होगा? ये चीज हमेशा कांग्रेस को खाई है और अब फिर खा रही है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रवक्ता दिखाई दिए, किस तरीके से दिखाई दिए। पाकिस्तानी प्रवक्ता ऐसे बने कि हाफिज सईद ने तारीफ कर दी कांग्रेस की और राहुल गांधी की। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तारीफ हुई है, नेहा सिंह राठौड़ की तारीफ हुई है, आरफा खानम शेरवानी की तारीफ हुई है, करण थापड़ की तारीफ हुई है, कांग्रेस के कई नेताओं की तारीफ हुई है। अब आप बताइए कि ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? ये तो दुर्भाग्य है ना हमारा कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे और दूध भी पिला रहे। आस्तीन में सांप पाल करके हम उसको दूध भी पिला रहे और कह रहे हैं कि तुम मोटे तगड़े सेहतयाब हो जाओ और हमको डस लो। स्वराज बचाना पड़ेगा हमें। इस देश को बचाने के लिए देश से पाकिस्तानी मुखबिरों को निकलवाना पड़ेगा, पाकिस्तानी मानसिकता को हटाना पड़ेगा। आप सोचिए कि आज राहुल गांधी सवाल उठा रहा है कि कितने हमारे मिसाइल जो है वो टूट गए, हमारे कितने एयरक्राफ्ट फूट गए, किसकी पुच्छी टूटी है, किसका दुम टूटा है, किसका सिर टूटा है। देखिए, ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमारे देश की सेना को मलाइन करना चाह रहा है। हमारे देश की सेना को, हमारे हीरो, हमारे आइडियल जो देश की आर्मी है उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है और पूरे विश्व में उनको कमजोर बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात नहीं कह रहा है कि जिस बाबर को और जिस बाबर के कब्रिस्तान पर जाकर के गांधी परिवार फूल चढ़ाता है, पाकिस्तान के मिसाइल का नाम बाबर पर है, पाकिस्तान के मिसाइल का नाम मोहम्मद गौरी पर है, पाकिस्तान के मिसाइल का नाम जलालुद्दीन अकबर पर है, पाकिस्तान के मिसाइल का नाम औरंगजेब पर है। इसके बारे में नहीं बताता है, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताता है राहुल गांधी। इतना बेशरम है राहुल गांधी, इतना बेशरम है, और बिल्कुल अपने नाना पर गया और अपनी दादी पर गया है। पाकिस्तानी मोहब्बत
इनके परिवार से निकलने का नाम नहीं ले रही है। मजबूरन अब भारत की जनता को उठना पड़ेगा और इनको निकालना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिस तरीके से पटखनी दी है पाकिस्तान को, एक तरीके से पाकिस्तान इस समय कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं है, झूठ परोस रहा है, वो अलग अलग बात है। और दुनिया भर में जो है इसने अपने नेताओं को भेजा है। यूनाइटेड नेशन में गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंटरनेशनल मीडिया को जमा करके, और ये बताने की कोशिश की है कि भाई पाकिस्तान तो तैयार था, ये जो है अपना, अगर आप कोई भी तरह की अगर आप जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान उसके लिए रेडी था, लेकिन भारत ने ही पहले अटैक कर दिया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी उस समय कहां गूंगा बहरा लंगड़ा लूला हो जाता है, जब लगातार जो है कई दशकों से हिंदुस्तान पर हमले हुए जा रहे हैं। भारत लगातार जो है डोजियर दे चुका है 26/11 पर। इसके अलावा जो है कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत ने खुद जो है कई सबूत पेश किए कि आने वाले आतंकी और आतंकी गतिविधियां तुम्हारे यहां से परोसी जाती रही हैं। उस समय कहां पर इनकी बोलती बंद थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यूनाइटेड नेशंस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान ने क्या गलत किया। क्या हिंदुस्तान ने गलत किया है वाकई? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो राम जी मैं कहूंगी कि डॉजियर उसको दिया जाता है जिसको पढ़ना आता हो। ये लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप, इनको क्या पढ़ना आएगा? डॉजियर की स्पेलिंग पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। अब आपने बिलावल भुट्टो की बात कही है, वो जाता है विदेश जाता है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, बातों को जिहादी तौर पर रखता है, कुरानिक तौर पर रखता है, पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं चलता है। अब आप बोलिए कि ऐसा नापुंसक, ऐसा हिजड़ा इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ करके क्या इंटरव्यू देगा? क्या देगा? वो क्या बोलेगा? ये तो हिजड़ा है बिलावल भुट्टो। आपने उसका नाच देखा है? आपने उसका डांस देखा है? कितना सुंदर कमर लचकाता है। ऐसा सुंदर कमर तो हमारी सनी लियोनी भी नहीं लचका पाती है। देखिए, ये जितने भी उम्मा हैं पाकिस्तान के, ये जितने भी, अब आप सोचिए कि एक जनरल आसिम मुनीर वो क्या पढ़ रहा है? कुरान की आयत पढ़ रहा है। कैन यू इमेजिन? एक है वहां का कोई सेना का है जिसका नाम औरंगजेब है, उसको ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती है, ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती है। ये जितने भी लोग हैं, ये मैंने कहा आपको कि ये सांप है खाल पहन लेते हैं। ये इनको भी पता है कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को रोटी बोटी दी थी और अमेरिका को इन्होंने बेवकूफ बनाया था, और सालों अमेरिका से पैसा ले रहा था। क्या करने के लिए? उसी उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। अभी आईएमएफ से लोन लिया है। आईएमएफ से लोन लेकर के आपको पता है उसने क्या किया है? आईएमएफ से लोन लिया है, उसका 60% उठा करके उसने दोबारा फिर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। उसका 30% उठा करके उसने अपने मिलिट्री को दिया है, अपनी सेना को दिया है कि भैया जब 9 आतंकी ठिकाने और 11 आतंकी ठिकाने मोदी घर में घुस करके मार सकता है, तो ये जिन्ना का दीवार तोड़ने में मोदी को कितना समय लगेगा? और बाकी अपने पास रख लिया है। ऐश इशरत अय्याशी ये मुसलमानों के पास से कभी नहीं जाएगी। मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत रसूल है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने तो मैंने कुरान में पढ़ा है कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। वो तो बकरी चराया करते थे, गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, वो तो चवन्नी चवन्नी के लिए तरसते थे, उनकी जिंदगी तो पेबंद लगा करके चलती थी, वो अपने कपड़ों में पेबंद लगाया करते थे। लेकिन ये इनको देखा आपने कभी कि पेबंद लगा करके? ये जो जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये मुगलों को फॉलो करते हैं, और इनके दिमाग से आतंक ना जाएगा ना जाने वाला है। मदरसा चाहे भारत में हो, मदरसा चाहे पाकिस्तान में हो, मदरसा चाहे महमूद मदनी का हो, मदरसा चाहे जैशे मोहम्मद का हो, पढ़ाया वही जाता है जो आतंकी मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही भारत के मदरसे में, महमूद मदनी के भी मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो ये अपेक्षा भारत के संवैधानिक नागरिक को रखना ही नहीं चाहिए कि बिलावल भुट्टो अपनी गलती मान लेगा या महमूद मदनी अपनी गलती मान लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया भर में घूम घूम करके ये तमाशा दिखा रहा है कि भारत ने जो है उसके ऊपर हमला कर दिया, वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बेचारा है, कितना मजलूम है और कितना जुल्म को सहने वाला है, ये दुनिया में परोसने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी दिखा दिया कि अब तक जिस सिंह का मुंह बंद था, नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान की आजादी के बाद, जब इस सिंह ने दहाड़ा भी
अपना मुंह खोल करके अपने पैने दांत भी दिखा दिए। यह दिखाया हिंदुस्तान ने कि भारत के सोए हुए सिंह को, शांत सिंह को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उस भाषा में नरेंद्र मोदी ने उसको समझाया। यहां पर जो हमला पहलगाम में हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से धर्म पूछ पूछ करके लोगों की हत्याएं की गई, जिस तरीके से यह बोला गया कि जाओ अपने मोदी को बोल देना कि हम आए थे, हमने धर्म पूछ के मारा है। यह आखिर क्या बताने, क्या दिखाने और किस बात को टीज करने की कोशिश थी। आखिर यहां पर हमारी वीरांगनाओं ने इस बात को दर्शाया और यह बताया, और नरेंद्र मोदी खुद इस बात के प्रमाण हैं, इतिहास में याद रखे जाएंगे। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को, खूब सराहना हुई इस बात की। यह प्रतीक था कि जब औरतें अपने मस्तक पर, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जब वहां पर सिंदूर धारण करती हैं, तो वो प्रतीकात्मक तो होता है, वो अपने स्नेह को दर्शाती हैं अपने पति के लिए। लेकिन जब उसी रंग को, उसी भगवा रंग को, उसी लाल सिंदूर को जब कोई छेड़ने की, मिटाने की कोशिश करता है, तो वही प्रेयसी, वही प्रेमिका, वही अर्धांगिनी किस तरीके से रणचंडी का रूप ले सकती है, वो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बताने और दर्शाने की कोशिश की। यहां बात सिर्फ हिंदू महिलाओं की नहीं हो रही, हम हिंदुस्तान हैं, हमें इस बात का गुमान है कि यहां पर हमारी और बहनें रहती हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख हैं, सभी लोग हैं, एक गुलदस्ते में समाये हुए हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। हमारे सामने नाजिया इलाही खान जी बैठी हैं, मैं इनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं। मुझे पत्रकारिता में कई वर्ष गुजर चुके हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैं इस तरीके से प्रेज करता हूं। इस वजह से इनका सम्मान करता हूं कि ये मुद्दे की बात को जिस तरीके से निडर होकर के बोल दिया करती हैं, किसी में कुव्वत नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि वो इस तरीके से मुखर होकर के, आंखों में आंखें डाल करके, चैलेंज करके देशद्रोहियों को ललकारते हुए ये बातें कह सकें। नाजिया इलाही खान को मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये जो है अपने आप में एक विस्फोट है, अपने आप में ये एक टेरर है। किसके लिए? उन देशद्रोहियों के लिए जो हिंदुस्तान में बैठ करके यहां की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन भारत विरोधी बातें करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। हमारे पास एक हथियार है, नाजिया इलाही खान। आप इनसे बच नहीं सकते। इनकी मुखरवाणी आपको हमेशा जलील करती रहेगी, उधेड़ती रहेगी और आपका नाश करने के लिए लगातार जो है प्रयासरत भी रहेगी। नाजिया जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और इस समय जो पाकिस्तानी दर्शक हैं हमारे, हमें वो भी देख रहे होंगे, अपनी सरकारों से पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुले मंच पर कहा था कि आओ पाकिस्तान, गरीबी से मिलकर लड़ते हैं, आओ पाकिस्तान, हम जो है आतंकवाद से मिलकर लड़ते हैं, आओ पाकिस्तान, इस बात को स्वीकारते हैं, इस बात का कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले आगे बढ़ पाएगा, आओ पाकिस्तान, हम इस बात को लेकर के रेस लगाएं कि किसकी इकोनॉमी ज्यादा पहले जो है मजबूत होती है। यही वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खुले दिल से ये बातें कही थी। और भारत की तो पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट की, तो ये नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी वाला हिंदुस्तान, इसी को जब आप डेंट देंगे, जब इसी को आप दर्द देंगे, इसी को जब आप पीड़ा देंगे, तो ये हिंदुस्तान बख्शने वाला नहीं है। ये बदले हुए मिजाज, बदले हुए अंदाज वाला भारत है। फिलहाल आज की इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और दर्शक, आप कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा और नवभारत टाइम्स के साथ आप लगातार बने रहें। नमस्कार।